जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और देखिए, कल आपकी क्लास 1 था, आज क्लास 2 है और ये क्लास आपका अब रेगुलर चलेगा। और आज आप क्लास को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे वाकई में मैंने जैसा कि आपको बोला भी था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, आपके विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं, आपके विज्ञान के 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 क्वेश्चन आपको जीके जीएस। तो आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर इंसान चाहे तो, है ना। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो बिल्कुल बेटा, और चलते हैं इसके साथ में अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। उससे पहले एक बार नज़र करेंगे, ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे निर्मल भैया ने, ये करंट अफेयर का क्लास चलता है शाम को, ठीक है ना, 9:30 बजे। 9:30 बजे आपका करंट अफेयर का क्लास होता है जिसमें इंपॉर्टेंट आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप अपना करंट अफेयर किसी ग्रुप डी या दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की अगर अदर तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर की क्लास में आना चाहिए। और यहाँ पे देखो, अक्षय भैया इन्होंने भी कमेंट करा है और नवनीत भैया इन्होंने ये ग्रुप डी और एनटीपीसी की क्लास चलती है शाम को 8:30 बजे लाइव, ठीक है ना। ये लाइव क्लास चलती हैं शाम को। तो इसमें भैया इन्होंने ये कमेंट करा, आप भी ज्वाइन किया करो। और यहाँ पे अक्षय चौधरी हैं, रुस्तम कुमार हैं, इन्होंने ये आर्मी अग्निवीर की क्लास पे कमेंट करा है। नीलम इन्होंने भी कमेंट करा है आर्मी अग्निवीर की क्लास पे। तो बिल्कुल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। आप भी कमेंट करिए, आपका भी कमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पे प्रश्न दिया है, पहले ही काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। आप पाएंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी क्लास का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और देखो, यहाँ पे जो झारखंड दिया है इससे भी याद रखना, ऑप्शन बी में जो आपको झारखंड दिया है इससे भी याद रखना फगुआ नृत्य। कौन सा फगुआ नृत्य। देखो, मैं आपको बताऊं, आपसे बिहू भी पूछा जाता है जो कि असम से संबंधित है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, एक मध्य प्रदेश से याद रखना, देखो जिसका नाम है फूलपाती नृत्य। कौन सा फूलपाती नृत्य, फूलपाती नृत्य। तो बिल्कुल फूलपाती नृत्य जो है ये आप मध्य प्रदेश से ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए की संरचना की जो खोज है वो किसने करी थी और कब करी थी। अगर पेपर में पूछ लिया गया तो वो भी आप बता देंगे। तो पहले तो याद रखना भैया, डीएनए की संरचना की जो खोज है वो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, है ना, फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका, बोथ ए एंड वी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि डीएनए की संरचना की खोज इन्होंने की कब थी, तो वो भी याद रखना बेटा 1953 में। कब करी थी, 1953 में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे एक बार पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, है ना। मुझे यहाँ पे ना ब्लू पेन बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सा स्वर्ण मंदिर पूछा जा रहा है। स्वर्ण मंदिर, देखो ये प्रश्न मैं बताऊं मेरे पेपर में भी पूछा गया था। और यहाँ पे जो स्वर्ण मंदिर है वो याद रखना बेटा पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे पंजाब क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। और देखो, उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर है ना, अयोध्या मंदिर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर से याद रखना माता वैष्णो देवी, है ना, माता वैष्णो देवी का मंदिर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो, राजस्थान से याद रखना ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है ना, कहाँ पर, राजस्थान के पुष्कर में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अकेला ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये कहाँ पर, राजस्थान के पुष्कर में। और पुष्कर मेला भी लगता है ना, मेला भी देखो पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना दोस्त, ऑप्शन ए होगा पंजाब, यहाँ पे स्वर्ण मंदिर आपका सही जवाब। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला जो हमारा लर अंगूठी और ये सब बना होता है आभूषण,
वो सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है। देखो मुझे पता है कि आप लोग 10th करके आर्मी की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सभी को शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन बेटा पक्का होगा इस बार। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो। और मैं आपको यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोने की जो शुद्धता है वो किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है बेटा कैरेट में। किस में? कैरेट में। अब यहाँ पे सबसे शुद्ध जो कैरेट होता है वो होता है 24 कैरेट, ठीक है ना, जिसका आप कोई आभूषण नहीं बनवा सकते हैं, है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 कैरेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22 कैरेट आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना, ये पेपर में पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल। और यहाँ पे आपको आज विज्ञान के 15 और आपके जीके के 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और राजधानियों से मैंने आपको रोज कहता हूँ कि राजधानी राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री, है ना, सीएम, ये आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश की तो एक ट्रिक बताई थी कि अरुणाचल, कोई लड़की है अरुणा जिसका नाम है, उससे कहते हैं कि अरुणाचल ईंटा पाथेंगे, ईंटा बनाते हो ना, ईंटा पाथेंगे, तो अरुणाचल ईंटा पाथेंगे तो मतलब हो गया ईटानगर, है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। और देखो यहाँ पे जो भोपाल है ये याद रखना, ये हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी। किसकी? मध्य प्रदेश की राजधानी। गांधीनगर जो है ये किसकी है? तो बेटा ये गुजरात की राजधानी है। किसकी? गुजरात की राजधानी है। और जो ये पणजी है ना, पणजी, याद रखना बेटा गोवा की राजधानी है, गोवा की। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने राजधानी आपको बताई हैं आपने नोट की होंगी। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, और मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है ना, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो है वो कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल याद रखना दोस्त, इसमें दो ऑप्शन तो आने ही आने होते हैं, एक प्रकंद और एक कंद, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे आपका जो प्रकंद है ना, ऑप्शन ए प्रकंद क्या हो जाएगा सही जवाब। जिसे बोलते हो आप भूमिगत तना, है ना, भूमिगत तना, जैसे कि आलू होता है ना, तो वो भी आपका भूमिगत तना होता है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे प्रकंद जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे बेटा प्रश्न दिया है कि कुकी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? कौन सी? कुकी जनजाति। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो ये जनजातियाँ वगैरह आपसे पूछ ली जाती हैं, भील, संथाल, कुकी, है ना, ये सब आपसे पूछी जाती हैं। तो याद रखना भैया कुकी पूछा है तो यहाँ पे हमारा सही जवाब, देखो आप भी बेटा कमेंट बॉक्स में जवाब करते हुए चला करो, है ना, बहुत अच्छा रहता है। आपकी जो आंसर करने की स्पीड होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, ना कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके आंसर करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे कुकी जनजाति आपका मणिपुर जो है, क्या आपने करा है कमेंट बॉक्स में, तो आपका सही जवाब हो गया है ना। और यहाँ पे याद रखना बेटा उत्तराखंड से एक जनजाति है जिसका नाम है भोटिया। कौन सी दोस्त? भोटिया, भूतिया नहीं, भोटिया, है ना, भोटिया जनजाति। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे याद रखना बेटा सिक्किम से, है ना, सिक्किम से एक जो है लेप्चा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लेप्चा। देखो ये तो पूछ भी लिया जाता है ना। लेप्चा जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती? तो ये सिक्किम में। और कुकी जनजाति यहाँ प्रश्न में पूछा था तो मणिपुर आपका राइट आंसर बेटा हो गया है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये आपके साइंस से संबंधित प्रश्न है। और ये देखो साइंस थोड़ा आपका हार्ड आता है ना, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपका जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो सारे क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूँगा। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो याद रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा? देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और मैं उम्मीद कर रहा था कि आपने गुजरात को किया होगा, है ना, ऑप्शन डी। देखो एक नल सरोवर और एक गिर, है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान,
तो याद रखना एक गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य ये दोनों आपके गुजरात में स्थित है ना। तो ये आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ झारखंड से बेटा, झारखंड से याद रखना, अगर झारखंड से पूछा जाएगा तो पलामू अभ्यारण्य, कौन सा, पलामू अभ्यारण्य, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पलामू अभ्यारण्य। राजस्थान से आप रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको याद रखेंगे, किसे, रणथंभौर को, राजस्थान से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से दो याद रखना, एक तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य और दूसरा दुधवा नेशनल पार्क, है ना। तो चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे जो भी बताया है उसे आप नोट करते हुए चलो, देखो याद नहीं रहता है तो लिख लिया करो मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ, और कहते हैं कि बनना है बेटा तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी हैसियत को नापते नापते, है ना। तो बिल्कुल बेटा, और इस बार आपका मिशन वर्दी जो है उसके लिए मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप भी करिए, रात दिन एक कर दो दोस्त, क्योंकि कोई आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो बेटा वो आपसे पहले सिलेक्ट होगा, है ना। तो आप इतनी मेहनत करो कि आपसे ज़्यादा मेहनत कोई कर ही ना पाए। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्न में से फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना बेटा, फलों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं पोमोलॉजी, ऑप्शन सी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे भैया हम तो कंफ्यूज हो रहे थे कि पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, पोमोलॉजी में से कौन सा है, तो पोमोलॉजी आपका फलों के अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है ये भी आपसे बिल्कुल बेटा पूछा जा सकता है, तो याद रखना पेडोलॉजी जो है इसे कहते हैं मिट्टी का अध्ययन, किसका, मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। पेट्रोलॉजी जो है ये भी आपको याद रखना है, ये किसके अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं चट्टानों के अध्ययन को, किसके, चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे जो भी मैंने बताया है स्क्रीनशॉट ले लो, और देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बेटा मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ चैनल ज्वाइन करना होगा। पहले तो सब्सक्राइब, जहाँ पे सब्सक्राइब आपने कर रखा है ना वहीं पे एक ज्वाइन का भी बटन आ रहा होगा, है ना, ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। 29 रुपये मात्र आपसे लगेंगे, ठीक है ना, ज्वाइन कर लो और आपको जो पीडीएफ है वो रेगुलर पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल बेटा, और मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, कौन सी, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा उड़ीसा। याद रखना बेटा, खारे पानी की झील है और ये कहाँ, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। देखो उत्तराखंड से एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना, देवताल, है ना, देवताल, जिस भी झील के पीछे ताल लगा हुआ मिले, नैनीताल, राकसताल, देवताल, है ना, तो जितने भी ताल लगे हुए आपको मिले समझ जाना कि ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। आंखें बंद करके लगा देना, सही जवाब हो जाएगा। और राजस्थान में एक भैया खारे पानी की झील है, खारे पानी की, जिसका नाम है सांभर झील, कौन सी, सांभर झील। तो सांभर झील भी याद रखना, देखो खारे पानी की झील ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना राजस्थान में पड़ती है। तो बिल्कुल बेटा, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है ना दोस्त। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दूरदृष्टि दोष वाला साफ साफ देख सकता है पास की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, ए और बी दोनों। इसका अपोजिट होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक है ये कि दूरदृष्टि दोष मतलब कि पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। अपोजिट बता रहा हूँ ना, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दूरदृष्टि दोष तो मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, और निकट दृष्टि दोष तो मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो बताओ दूरदृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है उसे कहाँ की चीज़ें साफ साफ देख सकता है। तो भैया याद रखना क्या हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भैया दूरदृष्टि दोष है तो मतलब कि उसे क्या है, दूर की वस्तुओं को वो साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं, मतलब इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। याद रखना इसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वो भी याद रखना, उत्तल लेंस को उपयोग में लाया जाता है, और निकट दृष्टि दोष वाले के लिए अवतल लेंस को, है ना, अवतल लेंस को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना।
कि निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? याद रखना बेटा, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो याद रखना बेटा, इसे जाना जाता है सागरमत्था के नाम से। किसके? सागरमत्था के नाम से। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा सागरमत्था। इसकी ऊंचाई कितनी है? देखो, विश्व में सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, पर्वत है ना, ये माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो याद रखना 8,848 मीटर है। कितनी? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये आपको यहाँ पे याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, जो K2 है ना, ये भारत और पाकिस्तान की रेंज में पड़ता है ना, भारत और पाकिस्तान की रेंज में, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक पूछ लिया जाता है नंगा पर्वत, कौन सा? देखो, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत भैया कहाँ है? तो ये हमारे अपने इंडिया, भारत में है ना। तो अपना प्यारा भारत सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे तो आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ पे दिया है कि वह कौन सी गैस है जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। आप इसका जवाब करो एक बार कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फिनिशिंग, देखो रनिंग की भी तैयारी करनी है आपको, 1600 मीटर आपकी रेस होती है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है आपको। मैं बता दूं कि अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो एक बार चांस होता है कि आपकी रेस ना भी पड़े, है ना। तो बेटा, फिनिशिंग अच्छी करने के लिए क्या करना है आपको कि दौड़ते हुए आना है और लास्ट की 200 या 300 मीटर उठा के, मतलब कि पूरा जोर लगा के लगानी है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस क्या करनी है ये अभी मैं आपको पूरे 30 क्वेश्चन करने के बाद क्लास में ही बताऊंगा। तो आप मेरे साथ पूरी क्लास को देखना है और बने रहना है। मैं आज आपको फ्री टिप्स देके जाऊंगा। कल मैंने बताया था कि अगर सांस फूलती है तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, सांस नहीं फूलेगी। तो कल की क्लास को देख लेना, वहाँ से एक टिप्स मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फिनिशिंग कैसे अच्छी करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आपका जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है गैस बताना है, तो याद रखना वो होती है हाइड्रोजन। देखो, इसे कहते भी हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, है ना। तो याद रखना क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। याद रहेगा। देखो, फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है? देखो, ये भी प्रश्न बन सकता है कि फूली हुई जो रोटी होती है, भाई गरम गरम रोटी सेक रही है, जो फूली हुई रोटी होती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो आप क्या बताएंगे? बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। झटका लगा होगा कि अरे कार्बन डाइऑक्साइड होती है फूली हुई रोटी में। हाँ बेटा, फूली हुई रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। जो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न तो आने आना है। मैं ये नहीं कह रहा कि लखनऊ पूछ लेगा, हो सकता है आपसे उज्जैन पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे हैदराबाद पूछ लिया जाए, है ना, हो सकता है दिल्ली पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे हरिद्वार पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे देखो, लखनऊ जो है वो आप याद रखना बेटा, गोमती नदी के किनारे स्थित है ना। ऑप्शन बी आपका गोमती नदी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गंगा के किनारे कौन सा स्थित है? तो याद रखना, एक तो आपका हरिद्वार हो जाएगा, है ना, आपका वाराणसी हो जाएगा, आपका कानपुर हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। और सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी गंगा है, और इसकी लंबाई कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई? सबसे लंबी है और सबसे पवित्र नदी भारत की है। तो याद रखना है दोस्त, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। देखो, ट्रिक से याद रखना, 25-25, है ना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रहेगा। देखो यहाँ पे बेटा, महानदी के किनारे बताओ, महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? याद रखना बेटा, कटक। कौन सा? कटक शहर जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। चंबल के किनारे आपका कोटा है बेटा। कौन सा? कोटा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे प्रश्न पे। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्त, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप सभी राइट आंसर इसका करेंगे। भ्रूणपोष। भ्रूणपोष ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल बेटा, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा, 17वां क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूंगा कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जिनके भी कानों में मेरी आवाज़ जा रही है इस टाइम, उन सभी को बेटा 100% सफलता मिलेगी, 100% आपका
और रेस क्लियर होगा और 100% आपको इस बार वर्दी मिलेगी। तो बिल्कुल आप भी थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, एक बार लाइक वाला बटन मेरे नए पुराने सभी दोस्त दबाएंगे, थोड़ा भैया को मोटिवेट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए दोस्त मेरे साथ में जुड़े, और थोड़ा सा क्लास को यार अपने जो भी आर्मी ग्रुप, फ्यूचर आर्मी ग्रुप, जो भी आपके आर्मी ग्रुप हों उनमें यार थोड़ा सा क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर कर दो प्लीज़, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो भैया भारत में प्रथम जनगणना, भारत में नियमित जनगणना और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ये प्रश्न बनते हैं। तो याद रखना दोस्त, पहली पूछी है तो याद रखना ये 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी तो वो भी याद रखना बेटा, मेयो था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। याद रखना भारत में नियमित जनगणना पहली बार, तो याद रखना 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। क्या नियमित जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में, तो वो था रिपन, कौन, लॉर्ड रिपन था उसके शासनकाल में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो वो याद रखना दोस्त 1951 में हुई थी, है ना। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो आपको याद रहेगा, बिल्कुल दोस्त नोट कर लो, बहुत अच्छे। और अगर आपको और हार्ड क्वेश्चन करने हैं तो आप लाइव क्लास में शाम को आया करो, 8:30 बजे क्लास चलती है आपकी, और उसके बाद करंट अफेयर की आपकी क्लास जो है 9:30 बजे चलती है। तो इन क्लासों में आप लोग आया करो, है ना। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे दिया है खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा जो हमारी बॉडी में ऊर्जा है ना, खाना जो हम खाते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है वो किस इकाई में माप सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल किलोग्राम तो कर मत देना, नहीं तो गलत जवाब हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे आपका कैलोरी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलोरी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए मैंने अभी तक आपको पूर्वी कमांड बताया था कोलकाता, है ना, ऐसे पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, मध्य कमांड लखनऊ, ये कमांड के बारे में कल की क्लास में बताया था। आज यहाँ पे सिर्फ मुख्यालय पूछा है कि थल सेना का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। तो याद रखना बेटा, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों का जो मुख्यालय है, मेन मुख्यालय, वो आपका नई दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखना बेटा वो थे बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। तो ये भी आप याद रखोगे, है ना, बलदेव सिंह। देखो पेन नहीं है मेरे पास, जिस वजह से मैं क्लियर लिख नहीं पाता हूँ, और वो पेन नहीं है उसका रीज़न यही है कि यार थोड़ा सा सपोर्ट कम है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तो हो सकता है यार कल बदल जाए। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क निम्न में से क्या है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क निम्न में से क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना बेटा, यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन सी बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया है। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखो जलप्रपात, पहाड़ी, नदी, झरने और बोमडीला दर्रा, है ना, बोमडीला दर्रा नहीं, जितने भी दर्रे हैं ये आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो बोमडीला दर्रा पूछा गया है, हम बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। मैंने आपको कल भी बताया था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, तो ये आपका पूर्वी राज्य है, ठीक है ना। और बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये आपको यहाँ पे याद रहेगा, कोई एरर तो नहीं। चलो अब बताते हैं यहाँ पे आपको सिक्किम में। सिक्किम से आप याद रखना, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, नाथुला दर्रा। कौन सा, नाथुला दर्रा, तो ये आपका सिक्किम में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में भैया कौन सा दर्रा है फिर, तो जम्मू कश्मीर में याद रखना बेटा आपका एक तो जोजिला दर्रा है, और दूसरा याद रखना वुरजिला दर्रा, है ना, वुरजिला। देखो वुरजिला दर्रा, तो वुरजिला दर्रा जो आपका है वो आपका जम्मू कश्मीर में, और जोजिला दर्रा वो भी जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, और बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसकी जिसको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है ना। एक बार आप चैनल को ज्वाइन करोगे, है ना, जिसका आपको सिर्फ एक बार देना है 29 रुपये, है ना, 29 रुपये मात्र पे करना पड़ेगा जब आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार चैनल ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो दिया है प्रश्न की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो तुरंत क्लोरोफिल को, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, अच्छी बात है,
करता है भाई, है ना, हरा रंग प्रदान करता है। लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी करता है, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसलिए ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाया है कि अगर कहीं पेपर में कठिन किया तो क्लोरोफिल ना देके क्लोरोप्लास्ट दे दिया तो आप हो सकता है कि टिक ना करें, है ना, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। प्लास्टिक मनी का मतलब डेबिट कार्ड जो आपका हो गया, क्रेडिट कार्ड जो हो गया, जो कार्ड होते हैं ना प्लास्टिक वाले जिनसे हम पैसा ले सकते हैं, तो याद रखना भैया प्लास्टिक मनी के रूप में आपका क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखोगे प्लास्टिक मनी के रूप में क्रेडिट कार्ड, सही जवाब यहाँ पे आपका हो गया है। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इनमें से कौन सा होता है। याद रखना भैया ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होती है चांदी, ना सोना ना तांबा और ना लोहा। यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन बी सिल्वर, मतलब चांदी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा दोस्त। तो बिल्कुल चलें अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो देखो आप लोग भी यार कमेंट किया करो, आपकी कमेंट कल से मैं जब लगाऊंगा क्लास के स्टार्टिंग में तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, और मुझे भी पता लगेगा कि कौन भाई कहाँ से है। जब आप कमेंट करो ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ कौन से स्टेट से हैं, और बिल्कुल अपने आंसर जो हैं वो भी कमेंट में करना है। तो यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से पामीर का पठार कहाँ स्थित है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तो बेटा पामीर के पठार को कहा जाता है। तो पामीर का पठार कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे मध्य एशिया में। कहाँ पर बेटा, मध्य एशिया आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा। तो बिल्कुल देखो भारत में याद रखना आपका वो पठार है कौन सा, दक्कन का पठार, है ना, कौन सा, दक्कन का पठार। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अमेरिका में भैया, अमेरिका में कौन सा है, तो अलास्का पठार जो है, कौन सा, अलास्का पठार। तो अलास्का पठार जो है याद रखना दोस्त ये कहाँ पर है, तो ये आपका अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना। दक्कन का पठार भारत में, पामीर का पठार मध्य एशिया में। याद रहेगा। तो बहुत अच्छे। चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। लोहे का ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था, और आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो मैं आपके पेपर पे आधारित आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। थंबनेल में हो सकता है कि मैंने ना लिखा हो कि 30 में से 25 सही करो या ऐसा करो या फिर ये फिक्स हैं यही आएंगे रट लो, ये कुछ नहीं लिखा है। सिंपल लिखा है कि भैया क्लास दो, जो एक बार क्लास में आएगा वो फिर क्वेश्चन उसे समझ आएंगे और करेगा वो। तो याद रखना दोस्त लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, ऑप्शन बी पिटवा लोहा होता है। याद रहेगा। बहुत अच्छे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सॉरी देखो कहते हैं, एक लाइन सुनाता हूँ कि ये बीतता हुआ समय यही दिखा रहा है कि, ये बीतता हुआ समय यही दिखा रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो कोई अपना नहीं है। और ये सत्य है। देखो हम आपको बताएं जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, आज भी गुजर रहा हूँ। मेरे पे इतने समय बुरे बुरे पड़े, मैंने देखा है कि दोस्त जो जितना खास था वो सबसे पहले साइड हुआ। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। जो जितना खास होता है वो उतनी जल्दी साइड होता है। तो इसीलिए दोस्त अगर आप किसी पे भरोसा करके बैठे हैं तो भरोसा नहीं, समस्या में ना आपकी ताकत और आपका दिमाग, यही दो चीज़ें हैं जो आपको विजेता बनाती हैं, जो आपका साथ देती हैं। अदरवाइज नथिंग, कोई आपका साथ नहीं देता है। देखो यहाँ पे याद रखना पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना वो महर्षि पाणिनि जी हैं। ऑप्शन ए बेटा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पतंजलि जी से याद रखना ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। किसके, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। विशाखापत्तनम जी से विशाखा दत्त जी से याद रखना इनकी एक पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। कौन सी, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस को भी आप ध्यान रखेंगे, ये विशाखा दत्त जी की पुस्तक है, ठीक है ना, लिखी हुई। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सबसे अधिक प्रोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है। देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो दाल में पाई जाती है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा दाल, ठीक है ना। अगर यहीं ऑप्शन में सोयाबीन दे दिया गया होता, क्या, सोयाबीन, तो बेटा आपका सही जवाब सोयाबीन होता, क्योंकि ना मछली में ना
अंडे में ना दूध में किसी में नहीं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका जो होता है, देखो कुदरत ने सब चीज़ बनाई है ना। हमारे पास बहाने हो सकते हैं कि भैया आज हम चिकन खा रहे हैं, हम में कमजोरी आ गई है या ऐसा, ये बहाने हो सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रोटीन या कैल्शियम के लिए चीज़ें लेते हैं तो शाकाहारी चीज़ें हमारे लिए पर्याप्त हैं। जैसे कि सोयाबीन में होता है 42% प्रोटीन, कितना, 42% प्रोटीन, याद रहेगा सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे प्रश्न में दाल दिया है, आपका राइट आंसर हो गया है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना सही जवाब हमारा राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय जी। इन्होंने कब स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, तो वो भी याद रखना बेटा 1828 में करी थी। कब करी थी, 1828 में करी थी, याद रहेगा। आत्माराम पांडुरंग जी से याद रखना, इन्होंने किसकी करी थी, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की करी थी। किसकी, प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग जी ने। तो ये भी आपको देखो याद रखना है। और कब करी थी, तो 1867 में करी थी, याद रहेगा। देखो सुभाष चंद्र बोस जी से याद रखना, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, जब ये कांग्रेस से अलग हो गए थे, है ना, फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। और जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो भी याद रखना बेटा 1939 में हुई थी। ये प्रश्न देखो पूछ लिया जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल खालिस्तान जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी या समान रहेगी। सॉरी, तो याद रखना बेटा जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल, अब मैंने देखो अपने वादे पे आता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है ना, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो बिल्कुल दोस्त ध्यान रखना है यहाँ पे आप कि अगर जो हमारी फिनिशिंग है वो अगर अच्छी नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है। देखो आप जब रनिंग ख़त्म करते हैं, है ना, जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं और रनिंग को ख़त्म करते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, रनिंग को ना थोड़ा स्पीड बढ़ा के ख़त्म करना है, स्पीड को इंक्रीज करके ख़त्म करना है, ठीक है ना। 300-400 मीटर से स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया करो। उसके बाद रनिंग ख़त्म करने के बाद आपको डेली, जैसे कि आज आपको 100 मीटर के 4 शूट मारने हैं, ठीक है ना, शूट मारने हैं, ठीक है ना। कोशिश करो कि 12 से 13 सेकंड के अंदर 100 मीटर का शूट खत्म, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 4 शूट मारने हैं। आराम भी करना है, ऐसा नहीं कि 100 मीटर दौड़े, थोड़ा रेस्ट किया, फिर 100 मीटर दौड़े, फिर थोड़ा रेस्ट किया, ऐसे आपको दौड़ना है। दूसरा याद रखना है बेटा यहाँ पे कि जो 400 मीटर के शूट हैं वो आप फिक्स कर लो कि 2 मारने हैं मंडे को, और उसके बाद ट्यूसडे को 2 आपको शूट मारने हैं। लेकिन ये आप रेस ख़त्म करने के बाद, है ना, फिर आप पाएंगे 15 दिन बाद अपनी टाइमिंग देख लेना बेटा, आपकी जो फिनिशिंग होगी वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। तो बिल्कुल मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और भाई को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।